हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सानिया सोनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक द एग्जाम पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, उससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन से सोर्स से हमने इसको कॉपी किया था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये सब कुछ हम हमारी पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम मेनली फोकस करेंगे कि सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी क्या है, फेडरल नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इनके बारे में हम मेनली आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फीचर, तो उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो उसके सैलिएंट फीचर्स हैं। इस पे मेनली हम आज फेडरल और यूनिटरी फीचर्स ही देखेंगे, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि फेडरल और यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, देखिए The Indian Constitution has the feature both of a federal and unitary form of a government। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके पास दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं, फेडरल भी और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी। अब हम ये देखेंगे कि फेडरल फीचर्स कहाँ, कब हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट, कब हमारा इंडिया स्टेट है वो फेडरल फीचर्स फॉलो करता है और कब यूनिटरी फीचर्स फॉलो करता है। ठीक है, और कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो सब हम देखेंगे अभी इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट हैज मेड एज पर द थ्री लिस्ट। हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो यूनियन है, स्टेट है, वो अपनी अपनी लिस्ट पे क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। ठीक है, तीन लिस्ट कौन कौन सी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना पावर का, वो किसके बीच में है, यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पावर्स को, यूनियन और स्टेट को किसके थ्रू, उन थ्री लिस्ट के थ्रू। जैसे यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पे कौन लॉज बनाता है, यूनियन बनाता है, सेंटर बनाता है, और स्टेट लिस्ट है उस पे लॉज कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनियन एज वेल एज अ स्टेट गवर्नमेंट। चाहे यूनियन हो, यूनियन मीन सेंट्रल, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हैव टू फंक्शन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो सब किसके बिहाफ पे बिहेव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। इसमें कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, हमारे संविधान से ऊपर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। जितने भी लॉ कानून सब कुछ बनाए जाएंगे वो हमारे संविधान को निर्धारित या फिर सामने रख के बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके खिलाफ हम कोई भी ऐसे लॉ और कानून नहीं बना सकते, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते। और चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, कौन सी भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को फंक्शन करना पड़ेगा, दोनों को काम करना पड़ेगा किसके अकॉर्डेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस। ठीक है, अमेंडमेंट मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट किससे पास होना चाहिए, पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। एंड इफ एन अमेंडमेंट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसमें क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर की कम से कम हाफ क्या होनी चाहिए, रेटिफाइड, मतलब उसकी भी हमें मतलब रेटिफाइड होना चाहिए, उसकी भी हमें मिलनी चाहिए, मेजोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, यही कि जो भी अमेंडमेंट पास होता है वो पार्लियामेंट से होता है। अगर अमेंडमेंट में कोई भी ये हो जाए कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारा खराब हो रहा है तो स्टेट की भी हमें अनुमति लेनी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर की भी, मतलब उसकी एटलीस्ट हाफ मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। ठीक है, लाइक अदर स्टेट की तरह आवर कंट्री ऑल्सो हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एन एसेंशियल फीचर्स। जैसे ऑल स्टेट्स हैं, ठीक है, लाइक अदर स्टेट्स, और स्टेट्स की तरह भी हमारी जो कंट्री है, जो और स्टेट्स है उनकी तरह हमें भी क्या है, इंडिपेंडेंट
जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिली हुई है। जैसे अमेरिका में देखो हर स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट है जुडिशरी है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें भी अलाउ है। ये फेडरल फीचर्स है। उसके बाद देखते हैं यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स क्या होंगे? देखो सिंगल सिटीजनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। भारत के अंदर केवल भारतीय ही होते हैं, मतलब एक हम भारत में रहने वाले तो भारतीय की भी उन्हें नागरिकता प्राप्त है और अमेरिका की भी प्राप्त है, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं चलती, वो ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ पे कौन सी चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। हम सिर्फ एक ही नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी नागरिकता, कोई दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन इमीडिएटली टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू अ यूनिटरी वन। ठीक है, जब कभी भी हम नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम पे जो फेडरल फीचर्स होते हैं, जो फेडरल सिस्टम होते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट अलग अलग अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, उस टाइम पे क्या होता है, वो फेडरल सिस्टम किसी में चेंज हो जाता है, यूनिटरी में चेंज हो जाता है। मींस नेशनल इमरजेंसी लगने पर स्टेट के पास इतनी पावर नहीं रहती, सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अथॉरिटी ऑफ अ सीएजी। जो सीएजी की अथॉरिटी है, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूनिफॉर्मली प्रिवेल्स ओवर द यूनियन एज वेल एज स्टेट। ये जो सीएजी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो भी जितने भी गवर्नर हैं स्टेट के, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड दे कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ओनली ड्यूरिंग हिज प्लेजर। और जब तक इनका प्लेजर रहता है तभी तक ही अपने ऑफिस को क्या करते हैं? कंटिन्यू, अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करवाता है? स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट करवाता है, और एक स्टेट से, मतलब दो स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है। ठीक है, It provides single judiciary, a single system of a civil and criminal law and command all India services. ये हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? सिंगल जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, बोलते हैं सिंगल जुडिशरी, कौन भी मैटर हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हैज प्रोवाइडेड फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। ठीक है, जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पूरा एक जो संविधान है वो दोनों पे लागू होता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो। ठीक है, दोनों को उसका क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। संविधान से परे कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल में जो ये आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic और रिपब्लिक। ये एज इट इज 5 का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपको ये 5 वर्ड्स दे देंगे और कहेंगे कि इनको अरेंज करके दिखाओ, तो ये अच्छे से रट लेना चाहिए इनको। ठीक है, उसके बाद देखें जस्टिस। हमें जस्टिस कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें जस्टिस मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। एंड लिबर्टी, हमें लिबर्टी होनी चाहिए थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वेलिटी, समानता होनी चाहिए ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर, स्टेटस के अंदर। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, और हमें वो क्या करना चाहिए? तो सभी के अंदर प्रमोट करना चाहिए। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा वगैरह। Assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ये हर किसी की क्या होनी चाहिए? ड्यूटी होनी चाहिए हर इंडिविजुअल की, वो अपने भाईचारे को बनाए रखे, फ्रेटर्निटी को बनाए रखे। ठीक है, सो मेनली ये ऑर्डर पूछे जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के 5 नाम आपको लिखे दे देंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेंगे। और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपको लिख के दे देंगे, पूछेंगे कि पहले जस्टिस है या लिबर्टी है, तो उसको अरेंज करना पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जस्टिस में हमें कैसे कैसे जस्टिस मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। ठीक है, सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949
to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हमने इसको कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949, उसी दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 26 जैन 1950 को आया था। ठीक है, जिस दिन हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द आइडियल्स embodied in the objective resolution is faithfully reflected in the preamble of the constitution which amended in 1976। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी जो किसमें रिफ्लेक्ट है? आज प्रियम्बल के अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रियम्बल में वो सारी चीजें झलकती हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, और हमने इसका अमेंडमेंट कब कराया था? 1976 इसका पहला अमेंडमेंट हुआ था। मतलब प्रियम्बल में बोलते हैं कि अमेंडमेंट करने का अलाउड नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग वो मतलब अलाउड नहीं है, हम बेसिक कैरेक्टर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे इसको और समझेंगे, पहले आप आगे देखते हैं। इन समराइज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन समराइज मतलब जो भी हमारा एम है कॉन्स्टिट्यूशन का और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सिर्फ इस छोटे से प्रीएम्बल में उसने समराइज कर रखा है। मतलब पूरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है वो इस प्रीएम्बल में मिलता है। द प्रीएम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इट प्रोवाइड अ की टू द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं किसकी? हमारे संविधान की। और ये इनफोर्सेबल नहीं है कहाँ पे? लॉ, कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, एक नोटिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है कि बैरबेरी केस के अंदर ये बोला गया था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का भाग ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है। बट बाद में जब केशवानंद भारती केस आया उसमें अच्छे से डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट है। और सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें किसको डिफाइन करते हैं? हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हमें देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमने मेनली आर्टिकल 1 पीछे वाली वीडियोस में हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था जिसमें यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात हुई थी। चलिए देखते हैं यूनियन और इट्स टेरिटरी में है क्या। ठीक है, क्या चीजें हैं ये, ध्यान से देखना जरा। आर्टिकल 1, जो आर्टिकल 1 है, लेज डाउन दैट इंडिया, कि जो इंडिया है दैट इज भारत, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। वो क्या होगा? यूनियन होगा स्टेट्स का। क्या होगा? यूनियन होगा स्टेट्स का। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो क्या कंसिस्ट करती है? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट की टेरिटरीज एंड द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टेरिटरी स्पेसिफाइड है वो, एंड अदर टेरिटरीज इज मे बी एक्वायर्ड, और जो अदर टेरिटरीज अलग से बनती है वो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, कि जो संविधान है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है, एम्पावर करता है, उसको शक्ति प्रदान करता है कि वो एडमिशन और एस्टेब्लिश कर सकती है नए स्टेट को। ठीक है, एंड द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स। जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी यूनियन ऑफ स्टेट में। वेयर एज, आगे पूरा पढ़िए इसको, वेयर एज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होती है उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और जितनी भी अदर टेरिटरीज होती हैं जो इंडिया एक्वायर करता है, मतलब अदर कंट्री से हम थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर वाला हमने हमारे भारत में शामिल कर लिया ना, पहले उसका अदर कॉन्स्टिट्यूशन का 370 हमने हटा दिया, तो ऐसे करके जैसे कुछ टेरिटरीज हम हमारे इंडिया में शामिल कर लेते हैं तो वो सारी चीजें अदर टेरिटरीज में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कौन सी एक्सप्रेशन में डिफाइन है? टेरिटरी ऑफ इंडिया में। लेकिन द यूनियन टेरिटरी किसमें इंक्लूड नहीं है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखें आर्टिकल 2, प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ,
कि कोई भी लॉ के थ्रू पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिट द न्यू स्टेट इनटू द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंदर हम कोई भी नया स्टेट लेके आ सकते हैं, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, वो भी कोई लॉ बना के, कानून बना के, या फिर हम नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं अंडर टर्म्स एंड कंडीशन जो फिट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। And Article number 3 is of the Constitution empower the Parliament to form a new state by altering boundaries of existing states। जैसे आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना को अलग किया है, वो आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट को ये इम्पावर है, उसको पावर है कि वो कोई भी नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। कोई भी जो पहले से एग्जिस्ट स्टेट है, पहले से कोई अगर स्टेट है, उसकी बाउंड्री को कम करके, ज्यादा करके कोई भी एक नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से हमने किसको अलग करके क्या बना दिया, तेलंगाना बना दिया। ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आता है। तो मेनली आर्टिकल 1, 2, 3 कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी में पावर होती है कि वो अल्टर कर सकती है बाउंड्री, वो आर्टिकल नंबर 3, और नया ऐड कर सकती है वो आर्टिकल 2। और किसको पावर होती है, पार्लियामेंट को पावर होती है। ठीक है, एंड द लास्ट एंड वन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, कि कैसे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम या बनने के बाद। ठीक है, देखो, अ बिल सीकिंग टू क्रिएट अ न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्रिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी हमने आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में ये बात करी थी कि हम पार्लियामेंट को पावर है कि वो क्या कर सकती है, नए स्टेट को एंटर कर सकती है, या फिर कोई भी जो पहले से स्टेट है एग्जिस्ट, उसकी बाउंड्रीज को कम या ज्यादा करके एक नया स्टेट भी वो बना सकती है। ठीक है, और वो जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कोई भी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, और सिर्फ किसकी रिकमेंडेशन से किया जाएगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, उसी के बाद ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा। एंड प्रेसिडेंट रिफर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर इट्स ओपिनियन, फिक्सिंग अ टाइम limit and the parliament not bound to accept the views of the state legislature on it। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रेफर कर सकता है ताकि वो वहां से कुछ ओपिनियन ले सके, कुछ सलाह ले सके। ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ व्यूज दे रही है या फिर कुछ अपने निर्णय बता रही है या फिर अपनी कुछ एडवाइस दे रही है, तो पार्लियामेंट को ये बाउंड नहीं अगर कि वो उसको स्वीकार करे। अगर पार्लियामेंट को वो चीज सही लगेगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए जो प्रेसिडेंट होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन बिल को भेज देता है आके इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ अपने ओपिनियन के लिए, ताकि उनका ओपिनियन मिल सके। ठीक है, और उस ओपिनियन को स्वीकार करना ना स्वीकार करना किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल्स रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है इसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जब ये आया था, रीऑर्गेनाइज्ड द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट स्टेट, हमने बहुत से डिफरेंट स्टेट्स की जो बाउंड्री है उसको रीऑर्गेनाइज दोबारा से बनाया था। एंड टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट ऑफ अ केरला, हमने केरला का नया स्टेट बनाया। एंड मर्ज द फॉर्मर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, टैप्सूल, सौराष्ट्र, त्रिवेंद्र, कोचिन, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ एंड विंध्य प्रदेश इन अदर एडजॉइनिंग स्टेट। एंड थस हमने 1946 में जब रीऑर्गेनाइजेशन किया था, स्टेट्स को बाउंड्री को अल्टर वगैरह किया था, तो उस टाइम हमने टोटल 14 स्टेट्स बना दिए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी इंडिया के अंदर। कब, 1956 के टाइम पे। ठीक है, बट 1960 के अंदर आता है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जब बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1960 के अंदर, तो हमने डिवाइड किया बॉम्बे को डिवाइड किया और टू इस्टेब्लिश, बॉम्बे को डिवाइड करके हमने इस्टेब्लिश कर दिए 2 स्टेट, गुजरात और महाराष्ट्र। हमने कौन से 2 स्टेट बनाए, गुजरात और महाराष्ट्र। कब बने, 1960 में। कौन से एक्ट के थ्रू, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बने। एंड 1965 के अंदर नागालैंड को हमने एक सेपरेट स्टेट बना दिया हमारे भारत के अंदर। ठीक है, एंड 1966 के अंदर पंजाब को हमने डिवाइड किया पंजाब और हरियाणा के अंदर।
हरियाणा में मेनली हरियाणवी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग पीपल आने लगे, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले चले गए थे, ठीक है, बाय एक्ट ऑफ, बट पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है ना वो आज भी सेम है, ठीक है। बाय एक्ट ऑफ 1970 जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हम एक्ट लेके आए 1970 के अंदर, उसमें हमने हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया। किससे? यूटी से। पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? एक यूनियन टेरिटरीज थी। 1970 में हमने उसको यूनियन टेरिटरी से स्टेट में चेंज कर दिया। 1971 के अंदर स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, इन तीनों को हमने स्टेब्लिश किया था। दूसरा यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को हमने स्टेब्लिश किया, ठीक है, बट मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट हुड, मतलब उन्हें स्टेट का दर्जा मिल चुका था 1986 के अंदर, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे एक बार दोबारा से टाइप हो चुकी है कि 1971 में स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो सब कब बनाए गए थे? 1971 में, ठीक है, बट हमने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या बना दिया? स्टेट बना दिया था 1986 में। 1971 में उनको यूटी बनाया गया था, 1986 में उनको क्या बनाया गया था? स्टेट बनाया गया था। सिक्किम वॉज मेड अ पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम को भी इंडिया का पार्ट बना दिया बाय 36 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 36वें संविधान संशोधन के दौरान हमने सिक्किम को किसका पार्ट बना दिया? हमारे इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया। 1987 के अंदर गोवा वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ द यूनियन, गोवा को भी क्या बना दिया? सेपरेट स्टेट बना दिया। छत्तीसगढ़ केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000 और 8 नवंबर 2000 क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 को तो हमने छत्तीसगढ़ को एक स्टेट बनाया था, मतलब छत्तीसगढ़ सामने आया था कि छत्तीसगढ़ भी कोई राज्य है। एंड 8 नवंबर को हमने उत्तराखंड को भी क्या बना दिया? उससे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, बट फिर बाद में हमने उत्तराखंड चेंज किया, ठीक है, और ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 8 नवंबर 2000। एंड स्टेट ऑफ झारखंड, जो झारखंड का स्टेट है वो एस्टेब्लिश 15 नवंबर 2000, मीन्स 2000 के अंदर ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को स्टेट बनाया गया। और झारखंड कौन सा स्टेट बना? हमारा 28 स्टेट बना। कौन सा स्टेट बना? 28। बट बाद में हमने आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की बाउंड्रीज में चेंजेस किए और तेलंगाना को अलग किया। कब किया हमने? 2 जून 2014 के अंदर हमने तेलंगाना को अलग कर दिया एज द 29 स्टेट एंड इट्स काउंटिंग ऑफ द 15th लोकसभा। और वो किसका आउटकम था? 15th लोकसभा के दौरान 29 स्टेट बनकर तेलंगाना सामने आया। कब? 2 जून 2014 के अंदर, 2 जून। और किससे अलग किया? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। बट अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 29 यहाँ पे लिखा 29 स्टेट है और यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, ये ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, ठीक है। पहले वो स्टेट का दर्जा प्राप्त था, अभी वो यूनियन टेरिटरी है। एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कंट्रीज में। तो प्रेजेंट 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारी कंट्रीज में हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, चलिए आगे देखते हैं। सो ये था हमारा आज का सारा लेक्चर जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया साइलेंट फीचर्स। क्या साइलेंट फीचर हमने सारे डिस्कस नहीं किए, सिर्फ फेडरल और यूनिटरी फीचर्स देखे हैं। बाकी हम आगे जो फीचर्स बचे हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और कुछ जैसे लेंथ कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कौन सी अदर कंट्री से सोर्स हमने लिए, वो सब कुछ हम हमारी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखा यूनियन एंड टेरिटरी, फेडरल नेचर देख लिया, यूनियन नेचर देख लिया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिस्कस कर लिया। और स्पेशली द प्रियम्बल को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ज्यादा डीप हमने नहीं किया क्योंकि हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे कि हमें इतना ज्यादा डीप जाना पड़े। हमें भी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं और आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, जो भी अपकमिंग जो एग्जाम है आने वाले, ये आपके इन नोट से इजिली क्लियर हो जाएंगे। इजिली आपको एक ना एक क्वेश्चन मेरे नोट से जरूर मिलेगा, ठीक है। बस आप इसके नोट्स बनाइए, इनको रिवाइज कीजिए बार बार, ठीक है। एक चीज को पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, ठीक है। अलग अलग जगह पे मत इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए,
ठीक है। अगर यूपीएससी का होता तो हम इसको ज्यादा लेंथ, मतलब प्रीएम्बल का तो एक ही चैप्टर बन जाता पूरा, बट हमें सिर्फ एक बार हमारे पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्या दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी, दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, लेट्स टॉप द एग्जाम ही नाम है उसका। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आगे और पहुंचे मेरी वीडियो और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।